समझता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है कि आप कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें या नेटवर्क्स बिल्ड करें। एक किताब है थ्री कप ऑफ टीस। उसके अंदर कहता है कि हम थर्ड कप ऑफ टी उस शख्स से नहीं पी सकते जब तक हमारी कॉमन वैल्यूज ना हो। ये जब आप काम कर रहे होते तो आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है आप अपनी पर्सनल इस प्रोफेशनल डोमेन में पाकिस्तान में काम करते वक्त किन चैलेंजेस को फेस करते हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस जो दिल को दुखाते हैं, जो रुलाते हैं, वो आपके रवैये हैं। मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो मुझे खास तौर पे दिखाया जा रहा होता है एक मीडियोकर मेंटालिटी है। बहुत से लोग बियॉन्ड द मेंटालिटी जाके सोच नहीं रहे। हमारे विक्टिम माइंडसेट बहुत ज्यादा है। होता प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि यार पैसे कमाना, हमें इज्जत कमाना और उसके बाद आगे दुआ कमाना नहीं सिखाया। हम क्या करते हैं, मीडियोकर इसलिए रहते हैं, सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं। जब हम अपनी जात से उठकर जब हम अपनी सोसाइटी के कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा लीडरशिप। आपका एक अपना स्टाइल है, मैंने देखा आप मतलब शायरी भी कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आप अपनी मिजाज में अपने एक जोन में होते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीज होती है रियल होना। रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर आजकल। मुझे जो बात समझ आई आपके इस जवाब से कि आपका जो सब्सटेंस, आपका जो इल्म है वो बहुत मैटर करता है। आप ये ना देखें कि मेरा एक्सेंट या मैं लोग क्या सोचेंगे, मतलब डेप्थ, ये जो चीज होती है ना, नॉलेज, इल्म से जो दोस्ती है, ये आपकी सेल्फ स्टीम डेवलप करती है। क्योंकि लाहौर और कराची का कल्चर फर्क है, आपने देखा होगा। इस्लामाबाद का कल्चर बिल्कुल, लेकिन फैज इकबाल गालिब तीनों में कोई फर्क नहीं है। क्या बात है सर, मैं गालिब फैज इकबाल का तालिब इल्म हूँ। बड़ा आदमी है कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं है। फैमिली बिजनेसेस को ना प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस में नहीं कन्वर्ट करते, बिजनेस वेपोरेट हो जाते हैं। वो जो सेकंड थर्ड जनरेशन होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। वो मिशन स्टेटमेंट की कमी है। इस मुल्क का प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारे पास जो विजन था ना, वो अब टेलीविजन खा गया है, और जो मिशन था वो कमीशन खा गया है। ताकि इस मुल्क का अलमिया क्या है कि 2 गरीब मिलकर 8 गरीब पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच एजाज भाई फॉर शोइंग अप एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप मेरी नज़र के अंदर आई मेट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि नेटवर्किंग के अंदर बहुत प्रोक्लेम कर रहे होते हैं कि हमने बहुत काम किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बट मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है कि आप कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें या नेटवर्क्स बिल्ड करें। सो व्हाट डू यू थिंक नेटवर्किंग को लर्न करने के लिए बेस्ट टूल्स क्या हैं? हम किस तरह से अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका समद भाई शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस इज्जत अफजाई दी। पहली बात तो है कि थोड़ा सा मैं बच्चों को, नई नस्ल को करेक्ट करता हूँ कि डू नॉट बिल्ड योर कॉन्टैक्ट और कनेक्शंस। क्योंकि कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट होता है तो फिर आज आपका फॉलो किया, कल को अनफॉलो हो गया। तो कॉन्टैक्ट जो होते हैं ना, डिजिटल जो होते हैं ना, ये एक बड़ा ह्यूमन नहीं होते। असल चीज़ है रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कॉन्टैक्ट बिल्ड नहीं करना है। आपके मोबाइल में 50,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे जब, और सोशल मीडिया पे आपके 1 लाख होंगे। जब अल्लाह ना करे कोई ट्रेजेडी हो जाए तो एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए वो वाली एक इल्यूजन में नहीं जाना। तो रियल अगर आपने लोगों को दिल जीतना है तो वो आपने उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने, और वो भी लॉन्ग टर्म। मैं कामयाब लोगों की अक्सर खूबियां पढ़ता हूँ ना, जो टॉप बिलियनियर्स हैं, चाहे ग्लोबल हैं चाहे लोकल हैं, चाहे मियां मंचा हो चाहे सैयद बाबर अली हो। मैं जब इनको स्टडी करता हूँ, इनके साथ जो टॉक्स करता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक बड़ा बंदे की ना 3 निशानियां होती हैं कि उसका ड्राइवर, उसका खानसामा, ठीक है जी, और उसका जो स्टाफ ऑफिसर है, जो उसको एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बोलते हैं, वो कम से कम 25-30 साल पुराना होगा। तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दैट इज रियल थिंग। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कॉन्टैक्ट्स तो बिल्ड कर लेते हैं, नेटवर्क्स भी बना रहे थे, लेकिन वो उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते। आपने क्या चीज़ लर्न करा? मतलब मैंने देखा कि आप दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़े सीईओ को, जिसको भी मैं अगर हंट करूँ तो मुझे आपके प्रोग्राम में, आपके नेटवर्क में, आपके सीईओ क्लब में नज़र आता है। क्या चीज़ ऐसी अंदर है कि क्या चीज़ आपके पास है जो चीज़ अट्रैक्ट करती है बड़े टॉप सीईओज़ को, टॉप ब्रांड्स को, कि आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं? एक बड़ा राज की बात बताऊं समत, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि देयर इज नो सीक्रेट। और सिर्फ ये है कि अगर आप किसी शख्स के साथ जो बुनियादी रिश्ता है वो रिस्पेक्ट का है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। हमें ना हमारा जो ताल्लुक बनता है वो नीयतों का है। ये अगर आपकी जो नीयत है ना, इसलिए कहते हैं फल दरख्तों पे नहीं लगता, नीयतों पे लगता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपकी कोई नीयत ठीक नहीं है, यू हैव इल इंटेंशंस। तो एक किताब है थ्री कप ऑफ टीस। उसके अंदर कहता है कि हम थर्ड कप ऑफ टी उस शख्स से नहीं पी सकते जब तक हमारी कॉमन वैल्यूज ना हो, जब तक कॉमन ग्राउंड्स ना हो, जब तक आपकी अंदर की दिल की वाइब्स ना मिल रही हो।
इवन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपका कस्टमर सर्विस में यही होता है कि कस्टमर अटेन करना आसान होता है, कस्टमर रिटेन करना मुश्किल होता है। एम्प्लॉय को हासिल करना आसान है, अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करना मुश्किल है। और रिटेंशन उसी सूरत में होती है जब तक आपकी वैल्यूज कॉमन होती हैं। तो नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका इमेज है। और नेटवर्किंग, हम जब नए नए आए थे यूनिवर्सिटी से, हमें उस्ताद ने सिखाई थी 2 चीजें कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कि जिंदगी के अंदर आपकी असल वर्थ वो नहीं है जो आपके जेब में पैसे कितने हैं, अगर आपकी जेब में लोग कितने हैं। अक्सर एक मैक्सिम पढ़ते थे हम शुरू में 9वीं 10वीं में, वो कहते थे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब नए नए हमने पढ़ा तो उसमें कहा करते थे कि 5 इंटेलिजेंट दोस्त हैं तो छठे आप हैं। अगर 5 रिच दोस्त हैं आपके सर्कल में तो छठे रिच आप हैं। और अगर 5 स्टूपिड दोस्त हैं तो छठे आप हैं। नहीं, ये गलती है, पहले आप हैं। अच्छा, जबरदस्त। दिस इज द पॉइंट कि आपको पता, आप अपने पेरेंट चूज नहीं कर सकते, ऐसे ही आप अपने दोस्त चूज कर सकते हैं। ऐसे ही लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, व्हाट यू मेक। 10% क्या है जी, लाइफ जो होती है हमें मिलती है। 90% हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दैट इज अ पावर टू चूज। ये आपने नेटवर्क बिल्ड करना है और अपना पर्सनल ब्रांडिंग बेस करना है। इन दोनों से मिलके आपको एक लफ्ज मिलेगा, वो क्या, करिश्मा। कहते करिश्मा क्या होता है? मैं कह करिश्मा कुछ नहीं होता, ये इसकी 2 बुनियादें हैं, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, उसके क्या डायनेमिक्स है वो अभी आपको मैं शेयर करता हूं अगले क्वेश्चन में। और पहला क्या, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का एक फार्मूला है, आज तक नहीं कभी सुना होगा किसी से आपने, ना गूगल से ना किसी पॉडकास्ट में। वो है कि बी फर्स्ट और बी विद द फर्स्ट। आई रिपीट, जबरदस्त। बी फर्स्ट। जिंदगी में उस्ताद ने कहा था जब किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर होना तो आपने, अगर बिल्डिंग में 500 लोग होने हैं तो सबसे पहले देखना इस 500 लोगों का बॉस कौन है, जिसको हम सीईओ कहते हैं, ओनर कहते हैं। तो इजाजत हमेशा उससे मिलना, बाकी 499 होंगे तुम्हारे पीछे होंगे। ऐसे ही और अगर तुम बी फर्स्ट नहीं हो सकते खुद, तो बी विद द फर्स्ट, उसके साथ दोस्ती करना। जब आप उसके सर्कल में आएंगे, उसके बैठेंगे, जो थॉट्स होंगे वो आपके अंदर आ जाएंगी। तो आपने अगर शहर कराची में अगर बैठे हैं, 3 करोड़ का ये आबादी का शहर है, मैं अक्सर लोगों का टेस्ट लेता हूं कि इस 3 करोड़ में आपको 300 बंदे जानते हैं। सिर्फ 3 करोड़ में 300 बंदे, और कम कर देता हूं, 100 सही लोग जानते हैं। और उसका लिटमस टेस्ट ये है कि वो आपका नाम जानते हो, वो आपका काम जानते हो। ब्यूटीफुल। आप 3 करोड़ को भी जानते हैं तो डजंट मेक द डिफरेंस। यार समद भाई, बरकत का जो दरख्त होता है ना, बड़ा पीपल का दरख्त होता है, 100 साल में बनता है, जिसकी छांव होती है, सब्जियां तो रोज पैदा होती हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। हमारी पर्सनल ब्रांडिंग को लेके बहुत से लोग अपनी अपनी डेफिनेशंस दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। आप क्योंकि एक पायनियर रहे इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सीईओज के साथ, सीईओ क्लब एक इटसेल्फ एक मैं समझता हूँ टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक मिसाली काम किया, दुनिया भर में काम कर रहा है। आपकी नज़र में पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? यार सबसे पहले अक्सर लोग मुझे कहते हैं, हमारी टीम है ना, उनके पास हमारा अपने बच्चे हैं सीईओ क्लब के, वो तस्वीरें बनाते हैं, तो सीईओज कहते हैं हमें ना कि इजाज मेरी भी तस्वीर बना दो। मैं उनसे अपॉलॉजी कर लेता हूँ, मैं कहा सर प्लीज अपॉलॉजी, तस्वीरें तो कैमरामैन बनाता है। कहता फिर आप, मैंने कहा जी हम इमेज बनाते हैं, कॉर्पोरेट इमेज। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग का जो इमेज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं। आप मुझे बताएं, आप इतनी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कहीं इमेज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है? नहीं, मैंने नहीं सुना है आज तक? मैंने नहीं अंडरस्टैंड। क्यों? हमें पता ही नहीं। पाकिस्तान क्यों ना इज अ केस स्टडी। पाकिस्तान की अगर अवल पाकिस्तान की बात करूं समझ, पाकिस्तान इज अ केस स्टडी ऑफ बैड ब्रांडिंग। हम बड़े खूबसूरत, बड़े बेहतरीन लोग हैं। साउथ एशिया में अभी मलेशिया में गया हुआ था, इंडोनेशिया उधर गया, मिडिल ईस्ट में। यार हमारे फीचर्स, हमारी खवातीन, हमारे बंदे, हमारा टैलेंट अनमैचेबल दुनिया में, लेकिन हमें ब्रांड करना नहीं आता। हम अपनी नेगेटिविटी के चक्कर में अपनी ब्रांडिंग खत्म कर दी हमने, नेगेटिव डी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। तो आपके सवाल की तरफ आता हूं, ये ब्रांड का मतलब है इमेज। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपके जेहन में होता है, ये परसेप्शन है बेसिकली, और उसको मीनिंग्स दिए जाते हैं, ये इमेज बनाया जाता है। और इसके 5 पिलर्स हैं। ये आज मैं आपको सीक्रेट देके जा रहा हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आप बच्चों को सिखाइएगा, यूनिवर्सिटीज में सीईओज को मैं सिखाता हूं कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल इमेज। और इसका नई जो इकोनॉमी आजकल आ रही है, पहले नॉलेज इकोनॉमी का बड़ा दौर चल रहा था पिछला, उससे पहले इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, फिर नॉलेज इकोनॉमी, अब कौन सी इकोनॉमी है? एनी आइडिया? उसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। और अटेंशन इकोनॉमी की बुनियाद क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, दोनों को इकट्ठा करना। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? बॉटम लाइन में वही कंपनी ग्रो करेगी जिसकी ब्रांड, दोनों कंपनी का ब्रांड और उसके सीईओ का ब्रांड दोनों अपलिफ्ट होंगे।
जबरदस्त, और 5 चीजें हैं जिसके ऊपर कंपनी का ब्रांड और इंडिविजुअल्स का जो ब्रांड बनता है, उसके पिलर्स हैं। जैसे छत होती है वो 4 पिलर्स के ऊपर कायम होती है। पिलर एक माइनस कर दें, ये टेबल है, चेयर है, इसके 3 पिलर्स हैं, एक माइनस कर दें, ये गिर जाएगी। तो इमेज के 5 बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जिसको ब्रांडिंग कहते हैं। उसके ऊपर भी नेटवर्किंग बनती है। नंबर 1 उसको कहते हैं विजिबिलिटी। क्या बोलते हैं जी? पहला स्टेप क्या है? विजिबिलिटी है। जैसे कोक स्टूडियो चल रहा है, हालांकि कोक का क्या ताल्लुक है कोक स्टूडियो म्यूजिक के साथ? वो तो एक कार्बोनेटेड वाटर है, ऐसे ही है। ठीक है। तो उस कोक के उसके साथ ताल्लुक सिर्फ क्या, क्योंकि वो उन्होंने विजिबल रहना है। तो विजिबिलिटी है, कोई बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं। प्रोडक्ट्स जो कंपनियां होती हैं हर वक्त दे वांट टू स्टे इन द मीडिया बिकॉज वो माइंड में रहना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के, ताकि उनको भूल ना जाए। दुनिया बड़ी बेरहम है, रुथलेस है। आज 2 दिन आप गायब हो जाए, आपको कोई पूछेगा नहीं। तो क्या पहला फैक्टर क्या जी? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। यू हैव टू बी विजिबल राउंड द कॉर्नर, राउंड द Yes, क्लॉक, 365 डेज। नंबर सेकंड फैक्टर एक्सेसिबिलिटी। ये सेकंड पिलर है आपकी ब्रांडिंग का, कि यू मस्ट बी, कि कोई दुनिया का ब्रांड है, आप उनका नंबर टाइप करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सर आपको कोई कस्टमर सर्विस चाहिए, फैसल बैंक है, फला है, आधार है, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप दे आर एक्सेसिबल। उनका बंदा या मशीन या उसका कोई ह्यूमन ऐसा आपको बैठ के आपको गाइड करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो कोई कंपनी या दारा या इंसान, तो आई एम एक्सेसिबल। इजाज निसार का नंबर मेरा 10 साल पहले भी आज भी वही था, आज भी वही है, 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। इसलिए कहते हैं कि बीवी मोबाइल खुदा एक रखो, ऐसे ठीक है ना। तो अपना एक नंबर रखो ताकि आपको लोग एक्सेस कर सकें। हाँ, जब आप ग्रो कर जाएं, बड़े हो जाएं, एक अपना ऐसा बिजनेस नंबर होता है, जैसे बिजनेस व्हाट्सएप होता है, नंबर होता है, तो ताकि आपकी वो पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके। तो दूसरा क्या बोला जी? एक्सेसिबिलिटी। यू आर एक्सेसिबल। वरना क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, वो एक्सेसिबल ही नहीं रहते। ऐसे वो आगे अपने 4 उनके टीयर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई सही बंदा उस तक फीडबैक भी नहीं पहुंचा सकता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी। तो ब्रांडिंग का तीसरा पार्ट क्या जी? क्रेडिबिलिटी। कि कोई भी दुनिया का ब्रांड आप उठा लें, गुची उठा लें, दुनिया के ग्लोबल ब्रांड्स उठा लें, उसका ताल्लुक क्रेडिबिलिटी के साथ है, ट्रस्ट के साथ है। कोई भी ब्रांड ट्रस्ट के बगैर डेवलप नहीं हो पाता। असल में आप मैकडॉनल्ड जाते हैं, KFC जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वो चिकन नहीं खा रहे, वो ट्रस्ट खा रहे हैं, क्योंकि पता है इसका जो क्वालिटी है, इसका जो एम्बियंस है, वो मैं जब भी जाऊंगा यही मिलेगा। पाकिस्तान की ब्रांड्स की तरह नहीं है कि आज कोई और टेस्ट है, कल कोई और टेस्ट है, परसों कोई और एम्बियंस है। आप नो रिसर्च कहती ना, आप नेगेटिव एक्सपीरियंस 9 बंदों को बताएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस सिर्फ 1 बंदे को बताएंगे। अच्छी चीज वैसे भी नहीं बिकती जल्दी, ज्यादा ऐसे ही नेगेटिविटी जल्दी बिक जाती है, मिजरी मार्केटिंग जल्दी होती है। ऐसे ही सारा मीडिया मिजरी मार्केटिंग इसलिए करता है, हर पाकिस्तानी ड्रामा में औरतों को रोते हुए दिखाया जाता है। बिल्कुल तो सही। 3 पॉइंट हो गए जी। पहला क्या बोला? एक्सेसिबिलिटी, पहला क्या था? Visibility. विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है नोवेलिटी। अगर आप नोवेल नहीं है, न्यू आइडिया नहीं आता है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगले 6 महीने बाद अगर आप इसी स्टेज पे रहे तो मीडियोकर हो जाएंगे। ऐसे ही आपको हर दिन अपने आप को चैलेंज करना है, एक 1% इंप्रूव करना है। एटॉमिक हैबिट का 1% इज इक्वल टू 37 टाइम्स आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, जाके इसको कहते हैं क्वांटम जंप इन योर परफॉर्मेंस एंड योर प्रोडक्टिविटी। आपको अपना कंटिन्यूस, जिसे हम जापानीज कहते थे काइजान, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तबाह हो गया वो मुसलमान जिसका आज उसके गुज़श्ता काल से बेहतर नहीं है। बहुत जबरदस्त। तो क्या बोला? चौथा बोला नोवेलिटी। आपका इनोवेशन, डिसरप्शन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते रहना है। आज किया है तो कल नहीं किया तो यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट। ये आपको पता होना चाहिए। डार्विन की थ्योरी क्या थी जी? ऑफ सर्वाइवल क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पुराना हो गया है, अब सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, ये भी पुराना हो गया है, अब अच्छा। सर्वाइवल ऑफ द डिसरप्टर रह गया है। क्या बात। तो डिसरप्शन इज द नेम ऑफ द गेम, दैट इज द 4th पिलर इन नोवेलिटी। बहुत अगर आपने ब्रांडिंग करनी है, ये नहीं कि आज का ब्रांड कल चलेगा, नहीं, आपको इनोवेशन चाहिए। ऐसे ही है। लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी। कोई ब्रांड सस्ता नहीं होता। महंगी चीजें सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती और अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती। क्या बोला? जबरदस्त। सस्ती चीजें महंगी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, और अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती। क्या बात है। सर एक्सपेंसिव जो होता है ना, चीप इज एक्सपेंसिव, ठीक है, चीप इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इज नॉट चीप। बहुत जबरदस्त, बहुत गहरी बात है। इनको पिक करना वही वाली तो ये बात है। बोला प्रॉफिटेबिलिटी, जो वो उसकी सस्टेनेबल मॉडल होता है वो सारा ब्रांडिंग। तो मैं बच्चों को कहता हूँ ये 5 चीजें इकट्ठी कर लो, एक ऐसा ग्रिड बन जाएगा, एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन होगा, हो तुम अनस्टॉपेबल हो गए, तुम अपने वक्त के अपने दायरे में तुम अपने शाहरुख, अमिताभ बच्चन हो गए,
टॉम क्रूज अब उसने देखो ना जी अपना इम्पॉसिबल मिशन अभी 63 इयर्स में जाके फिर कर रहा है, उसने आपको रीब्रांड किया है। बहुत ज़्यादा। हर वक्त आपको ब्रांडिंग ऐसा रीब्रांडिंग चाहिए। अच्छा एजाज भाई, बहुत से लोगों को आपकी सक्सेसफुल जर्नी का पता है। आप मैनेजमेंट हाउस की अगर बात की जाए, लाहौर में अपने आप एक मिसाल है। सीईओ समिट की अगर बात की जाए, दुनिया भर में आप इसको लेके जा रहे हैं, एक मिसाल है। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि इन सब के पीछे एक स्ट्रगल है जो आप कर रहे होते हैं। आप एक आपकी खुद की एक जर्नी रही है। मतलब एज अ सीईओ, एज एन इंडिविजुअल, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कंजम्पशन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग सिर्फ क्रिएटर मेंटालिटी बहुत रेयर रह गई है। ये जब आप काम कर रहे होते तो आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है, आप अपनी पर्सनल इस प्रोफेशनल डोमेन में पाकिस्तान में काम करते वक्त किन चैलेंजेस को फेस करते हैं? मतलब ये लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एजाज निसार का जो आप एक आउटर इमेज देख रहे हो तो है, लेकिन इसके पीछे जो एक हार्ड वर्क है, जो एक हासिल है, वो क्या है एजाज भाई? समद इसके ऊपर मैं 2 लाइनें बोलूंगा कि सदा रपोश रहते हैं वो पत्थर की जो बिल्डिंग है ना, कि हम 6ठे फ्लोर पे बैठे हैं, तो ये बिल्डिंग के ऊपर ये खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं, हम सारे इसको देखते हैं, ये हमारा विजिबल फैक्टर्स हैं। इस बिल्डिंग का जो वजन किसने उठाया हुआ है? उन पत्थरों ने, वो स्टोन्स ने, जो नजर नहीं आ रहे वो कहाँ है? बुनियादों में। तो कहते हैं कि सदा रपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी है। तो सर जी, वो जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो नजर नहीं आते, ऐसे ही। वो दुख नजर नहीं आते, वो लोग आंसू नहीं देख सकते। आपके जेब में पैसे नहीं है, ओके इज नॉट ओके नाउअडेज। आजकल हर बंदा वैसे ही एक इन्फ्लेशन की उसने मत मारी हुई है ऐसे ही। और वो एक जंग लड़ रहा है, ठीक हो गया। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, सबसे बड़े चैलेंजेस जो दिल को दुखाते हैं, जो रुलाते हैं, वो आपके रवैये हैं। ऐसे। सबसे बड़ा चैलेंज पैसों का नहीं है, रवैयों का है। जो आप फेस कर रहे हो। मैं नहीं, सारे फेस कर रहे हैं, पूरे मुल्क का हर बंदा फेस करता है। आपने घर में कोई एक वाइट वाशो को लगा देंगे, स्किल की कमी नहीं होगी, लेकिन उसका रवैया पॉजिटिव नहीं होगा, उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होगी। हम इतने मुतकब्बर हो गए हैं, पाकिस्तान में जितने फिरौन पाए जाते हैं मिस्र में भी नहीं है। हमारा मसला रवैयों का है। छोटे से छोटा बंदा से लेके बड़ा, इतना बड़ा उसकी ईगो है और इतना हसद है, इज्तिमाई हसद का शिकार है पूरी कौम, कि हम किसी को दिल से दुआ नहीं देते कहीं सचमुच में लग ही ना जाए। आपके अपना साथी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना कुलीग जिसको आपने सिखाया है, वो कल को कहेगा यार ये समझने तो मैं तो खुद ही सब कुछ हूं, तो आपको उन रवैयों से दर्द होगा, वो तकलीफ होगी कि यार कि जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कने, उनको सुबह मिली तो हम ही पे बरस पड़े। तो वो रवैये रुलाते हैं, वो चैलेंजेस हैं, तो आप बाकी face कर रहे चैलेंजेस हो। नहीं होते सही है। अच्छे लोगों के, क्योंकि जो पॉजिटिविटी और पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है, ह्यूमिलिटी नहीं है, आजिज़ी नहीं है। अल्लाह ताला को ये आजिज़ी पसंद है, तकब्बर सिर्फ उसी को ज़ेबा देता है। हम सिर्फ मुतकब्बर हैं, किसी को ओहदे का तकब्बर, किसी को पैसे का तकब्बर। आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में एक्नॉलेजमेंट की कमी है? आपसे लोग सीख कर आगे जा रहे होते हैं और वो आगे जाके शायद एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, एक्नॉलेज नहीं वही तो करते। कह रहा हूँ, ये रवैया है, ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, यही तो बता रहा हूँ। इस मुल्क में पैसों की कमी नहीं है, रवैयों का इशू है, इज्तिमाई रवैये हमारे ऐसे हैं। अल्लाह ताला नाराज है इसी बात पे, क्योंकि यहाँ मुतकब्बर रहते हैं। अब दुनिया में फिरते हैं, जाके 10 मुल्क में पिछले फिर के आए हूँ पिछले चंद महीनों में, तो मैंने कहीं मुतकब्बर लोग नहीं देखे। लोग झुकते हैं, सलाम करते हैं, चेहरे पे स्माइल होती है। आप मेरे साथ बाहर चल के देखें, कोई चेहरे का स्माइल नजर आएगी? हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, सिर्फ अजान से पता चलता है ये मुसलमान मुल्क है, वरना कहीं मुसलमानों वाली हरकत कहीं देखी कभी आपने? क्या वो जो जो चीजें नाप तोल कर रहा है, क्या उसने पूरा तोला आपने? कहते हैं जब कोई आटे में ऊपर जब आयन में मिलावट होती है तो आटे में नीचे मिलावट होती है, ऊपर वाले आयन तोड़ते हैं तो नीचे वाले अशारा तोड़ते हैं। जस्ट भी दुख होता है आपको ये रवैये देख के? मतलब आपको बहुत बुरा बता लगता दो, मेरा दर्द है, आंसू आते हैं कि यार अल्लाह ताला ने अगर कुछ नहीं दिया, आजिज़ी तो अख्तियार कर सकते हो ना यार। हर बंदा मैं और मैं, तो मुझे ये मैं जो होती है ना, मुझे दर्द देती है। मैं ये मैं बकरी को मैं जेब देती है, इंसान को मैं नहीं जानती। वी आर ह्यूमंस। मौलाना रूम की एक मैं छोटी सी एक स्टोरी देता हूँ मैं के ऊपर, जो एटीट्यूड के ऊपर। उनसे पूछा गया कि मौलाना रूम से फरमाया, पूछा गया कि ये मैं की हकीकत क्या है, ईगो, ये मैं, ये एटीट्यूड का क्या इशू है? क्योंकि मैं पिछले 25 साल से साइकोलॉजी का तालिब इल्म हूँ, मेरी सारी जिंदगी की रिसर्च ही, और मैंने वो तहकीक करके ढूंढा है कि जो एटीट्यूडल क्लॉटिंग, जैसे ब्लड के अंदर क्लॉट आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, इस तरह मेंटल क्लॉटिंग हो जाती है। इस वक्त पूरी कौम की मेंटल क्लॉटिंग हुई हुई है, ऐसे ही। मेंटल हार्ट अटैक हुआ हुआ है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं मैं की हकीकत, कहते बकरी थी, हर वक्त मैं करती थी, उसको कसाई के पास ले गए, उसको जब ज़िबा करने लगे उसने इतना मैं किया, लेकिन उसने तकबीर पढ़ी, बिस्मिल्लाह किया, अल्लाह अकबर, उसको छुरी चला दी इस बकरी के ऊपर। अच्छा, उसके अलग-अलग स्पेयर पार्ट हो गए, उसकी उसका गोश्त अलग कर दिया, तो उसकी जो आंतें थी ना वो फेंक दी उसने, जो हम यूजुअली फेंक देते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो आंतों को ना एक जो होता है ना, एक गरीब आदमी उठा के ले गया, जो एक
बस्ती में रहता था, उसने वो खुशक की उसको, उसका धंधा था, उसने वो सारी वो हाथों को सीधा करके धूप में सुखाया। उसके बाद एक मौसीकी का आला बनाने वाला बंदा वो ले गया वहां से कि यार मुझे ये डोर दे दो, ये तंदी जिसे कहते हैं, डोर होती है प्लास्टिक की, वो जो उसकी बेन्स होती हैं खुशक की, तो उसने वो एक सरंगी बनाई, रुबाब जिसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वो लगा दी। तो एक आपने एक मौसीकार थे, आप कंपोज करते थे मौसीकी, तो वो आपके वो इंस्ट्रूमेंट ले गए, रुबाब, वायलिन जिसे हम कह लें, तो उसमें तार लगी होती है, 4-5 तारें लगी होती हैं प्लास्टिक की, वो बेसिकली एनिमल्स की होती हैं, खुश करके वो ना ट्रीट करके उन्होंने लगाई होती हैं। वो जाके ना घर गया तो उसने मौसीकी कंपोज करनी थी, उसने वो पकड़ के ना एक लोहे का बजर होता है, उसको उसे आवाज आई तू, क्या आई तो तो मोनोरूम नीचे लिखते हैं, फरमाते हैं ये मैं की हकीकत है, जब तक छुरी नहीं फिरती, जब तक इंसान जिंदा रहता है मैं करता रहता है, जब वो कब्र में चला जाता है तो फिर क़यामत तक एक ही आवाज आती है, तू तू तू, असल हकीकत तू की है, मैं की तो हकीकत है ही नहीं। इसलिए वासिफ अली वासिफ साहब कहा करते थे कि मेरे में कुछ नहीं है मेरा, मेरे टीचर थे, कहते थे मेरे में कुछ नहीं है मेरा, सब है तेरा, अरे तेरे को तेरा देते क्या जाता है मेरा। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि बहुत से लोग, जैसे आपने बात की, हमारे एक्नॉलेजमेंट की बहुत कमी है, बिहेवियर के बहुत चैलेंजेस हैं, लोग सीख कर जब आपसे आगे जा रहे होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, वो एक्नॉलेजमेंट को मिस आउट कर रहे होते हैं। दूसरा एक और बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जो मुझे खास तौर पे दिखाया जा रहा होता है, एक मीडियोकर मेंटालिटी है। बहुत से लोग बियॉन्ड द मेंटालिटी जाके सोच नहीं रहे, हमारे विक्टिम माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, लीडर मेंटालिटी बहुत रेयर करती है। आपने बेशुमार लीडर्स के साथ काम किया और आप अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या एक विक्टिम मेंटालिटी से इंसान किस तरह से अपने आप को लीडर मेंटालिटी में शिफ्ट करें, खासतौर पे वो इंडिविजुअल जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है एक 9 to 5 हसल है और वो उस हसल से निकल नहीं पा रहे होते हैं, उस कल्चर को, उस कल्चर स्केप को ब्रेक नहीं कर पा रहे होते, किस तरह से उस मिडिल मेंटालिटी से निकल कर, मीडियोकर मेंटालिटी से निकल कर वो अपर मेंटालिटी में अपने आप को शिफ्ट करें? 3 चीजें हैं जी, बड़ा सिंपल सी है। मैं लोगों को कहता हूँ यार पैसे कमाओ, और हर कोई कमाता है, यूनिवर्सिटी से निकला, जॉब कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। होता प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि यार पैसे कमाने, हमें इज्जत कमाना और उसके बाद आगे दुआ कमाना नहीं सिखाया गया। जबरदस्त। हम क्या करते हैं, मिडोकर इसलिए रहते हैं, सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं। जब हम अपनी जात से उठकर जब हम अपनी सोसाइटी के, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा लीडरशिप, जब वो सेल्फलेस हो जाता है, जब खुदी से आप क्या निकल जाए, बेखुदी की तरफ चले जाए, खुदी से बेखुदी, इसको कहते हैं खुद फरेबी से निकल के खुद शनासी में दाखिल हो जाए। हम खुद फरेबियों के शिकार हैं और खुद शनासी में नहीं जा पाते। जब हम खुद शनास बन जाते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। जब खुद फरेबी में होते हैं तो स्ट्रांगली मेंटल हो जाते हैं। क्या बात, आई रिपीट, जब हम खुद फरेबी में होते हैं तो मेंटली स्ट्रांगली मेंटल है। एंडलेस क्या होपलेस एंड है, जब हम उसे उठ के खुद शनासी में चले जाते हैं तो क्या होता है, एंडलेस होप है। क्या बात, ये नौमीदी खत्म हो जाती है। इसलिए इकबाल ने कहा था, सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, अरे गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। क्या बात, ये बेयकीनी का दौर है, इसमें से यकीन की दौलत जिसके पास आ जाए वही आज का सबसे बड़ा लीडर और अमीर आदमी है। पैसे वाला अमीर नहीं होता, यकीन वाला अमीर होता है। ये साहबे इल्म बड़े मिल जाएंगे, साहबे यकीन नहीं मिलेंगे। नहीं, हमारे यकीन का एक सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इस सर ये जो 6th वॉर जनरेशन वो यही है, आपका सेल्फ बिलीफ को डिस्ट्रॉय करने, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको मैं खुद ही कह रहा हूँ। मैंने लाहौर में, आपने तो देखा है, ये मैंने पाकिस्तान का यूनिक कॉन्सेप्ट है, खुदी डेवलपमेंट के ऊपर मैंने खुदी के ऊपर एक कैफे बनाया है जो कि नॉन कमर्शियल है, जिसने हमजा ने इफ्ताह किया था। और वो कॉन्सेप्ट है कि नई नस्ल को उसकी खुद ही डेवलप कर दें, उसकी खुद ही जगा दें, उसको इकबाल का पैगाम, कुरान का पैगाम, फैज गालिब सिखा दें। बाद में दुनिया जान के स्टीवन कवी, एंथनी रॉबिन्सन, वो सारे ज़िग ज़िगलर और ब्रायन ट्रेसी की बातें करें। हमारे पहले और रूट्स ये हैं। और मैं अक्सर कहता होता हूँ, अगर फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स में रिजल्ट्स, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये क्या है फ्रूट्स, लेकिन इसका ताल्लुक रूट्स के साथ है। क्या बात, जब तक रूट्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, रूट्स काट दें, ऊपर पत्तों के ऊपर पानी लगा दें या पेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, फल आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, और नहीं भाई पॉसिबल। तो सर जी फ्रूट्स चाहिए तो फिर रूट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएं। और रूट्स क्या है, वो वैल्यूज है, वो खानदान है, वो माँ है, वो बाप है, वो अदब है, उस्ताद है, उसका एहतराम है। वो ये एहतराम, रिस्पेक्ट, आज भी जब इंडिया का आया था ना
एक उनका जो मिनिस्टर बड़े साल पहले, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर तो पाकिस्तान आया, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको कोई ख्वाहिश है तो हम पूरी करें, क्योंकि कहता ही वाज बोर्न इन लाहौर। वो जो मिनिस्टर था जो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में पैदा हुआ था, कहते मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौर में मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया था, मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, फिर मैंने आईसीएस का एग्जाम पास करके इंडियन सिविल सर्विस की, आज मैं मिनिस्टर बना हूँ, ठीक है, इंडिया की टॉप पोजीशन पे बैठा हूँ। लेकिन मैं अपने, वो सराज साहब होते थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैंने उनसे मिलना है। क्या बात है। तो उन्होंने हुकूमत वक्त ने कहा ठीक है जी, हम आपके टीचर से मिलवा देते हैं। उन्होंने फोन किया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, कमिश्नर साहब को, जनाब सराज साहब को ढूंढे, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने थोड़े बीमार थे, उन्होंने गाड़ी में बढ़ाया, रिक्वेस्ट की हम आपको इस्लामाबाद लेके जाना चाह रहे हैं, एक स्पेशल डेलीगेशन आया हुआ इंडिया से, उनसे मुलाकात करवानी, उनको ले आए। अब वो जो बैठे हुए थे सोफे पे, वो जो प्रोफेसर थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, टीचर की इज्जत देखें, वो जब इंडियन डेलीगेशन अंदर आया, वही मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ऑफिस का, वो आते साथ ही उस प्रोफेसर के, उस उस्ताद के कदमों में बैठ गया। क्या बात। इट वाज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सब परेशान हो गए, वो सोफों में बैठे थे और वो उनके काव में, कहते जी ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कहते मेरे धर्म ने शिक्षा दिया है, तरबियत दिया है कि उस्ताद के बराबर नहीं बैठ सकता, मैं उस्ताद के कदमों में बैठो। ये आज मैं जो बना हूँ इनकी वजह से हूँ। सर ये रिस्पेक्ट थी, हालांकि बाकी और भी उनके शागिर्द थे, लेकिन वो समझ नहीं सके कि उस्ताद का क्या रुतबा है। बहुत जबरदस्त। सर ये उस्ताद था, उन्होंने बाहर से आके उन्होंने माफी भी मांगी, सर मुझे खुद आना चाहिए था लाहौर आपसे मिलने, इन्होंने आपको इधर से बुला लिया, तो बस प्रोटोकॉल था, अदरवाइज मैं खुद आपके पास चल के आता, और मुझे प्लीज मुझे इजाजत दें कि मैं आपके जब तक आप बैठे हैं मैं आपके कदमों से नहीं हिलूंगा। क्या बात। सर दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर। ऐसे ही। कौन एक फेडरल मिनिस्टर, एक इतना बड़ा मुलकम मिनिस्टर आके अपने एक लाहौर से टीचर से कदमों में बैठ गया, क्यों? कि कहता जी मैंने आपसे जो हासिल किया था आज उसका नतीजा मैं हूं। सर उस्ताद को इज्जत देनी चाहिए, इल्म को इज्जत देनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। जस्ट भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर मैंने देखा है हमारे यहाँ कि बहुत से लोग ना बड़ी कोई हार्ड एंड फास्ट एक लैंग्वेज, एक वोकैबलरी, उनका एक स्टाइल होता है, मतलब वो प्रॉपर एक वोकैबलरी, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क्स के साथ बात कर रहे होते हैं, उनका एक एक्सेंट होता है। आपका एक अपना स्टाइल है, मैंने देखा आप मतलब शायरी भी कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आप अपनी मिजाज में, अपने एक जोन में होते हैं। और मैंने देखा हमारे बहुत जजमेंटल मेंटालिटी है, मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि यार मेरा ये मिजाज, मेरा ये स्टाइल शायद लोगों को पसंद आए ना आए, मैं शायद लोगों से उस तरह से कनेक्ट कर पाऊँ नहीं पाऊँ, बट मैंने देखा कि आप बहुत सक्सेसफुल रहे अपनी जर्नी में, मतलब दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, दे बीन फ्रेंड्स विद यू। ये इसके पीछे क्या फ्रेमवर्क क्या था, मतलब आप इतने फेयरलेस होकर किस तरह लोगों से बात कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई मेरा तो यही स्टाइल है और मैं इसी तरह मिलूंगा? बड़ा मेरा क्वेश्चन है, जब मैं कराची आया था पहली दफा, तो लोगों ने कहा था वही पंजाबी जो होता है ना, आपका एक एक्सेंट है या टच है, तो मैंने तो इजाज़त थोड़ा सा चेंज करना अपने आप को। हालांकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का तालिब इल्म रहा, साइकोलॉजी का तालिब इल्म रहा, तो मैंने एक चीज़ कहा कि यार जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ होती है रियल होना, रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर आजकल। ऐसे ही। तो असली है, और कहते हैं इजाज़ साहब को उस्ताद भी हैं, सिखाते भी हैं, तो क्या सिखाते हैं? तो मैंने कहा मैं गोल्ड में और गोल्ड प्लेटेड में फर्क सिखाता हूँ। जिंदगी में अंदर आप जो हैं, जो ओरिजिनल हैं, आपको ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना। लोग अपनी ऊपर एक मलमा साजी कर लेते हैं, तसन्ना बनावट में चले जाते हैं, जिसको हम ऑस्टेंटिशियस बिहेवियर कहते हैं। आप उसमें ना पड़िएगा, क्योंकि आज सब बंदों को पता है कि सारा जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, इंस्टाग्राम का फेस, बल्कि इंस्टाग्राम वालों को तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को, इस पर पाबंदी लगाएं। एक वो क्यों? मैंने कहा लोग इतने फिल्टर लगा के अपनी असल भूल जाते हैं और लोग फेक करते हैं, इसलिए डाइवोर्सेस ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि जो शक्लें जो देखता है सचमुच में देखता है तो बच्चे डर जाते हैं। ऐसे ही है। तो फिल्टरों को बजाय सर जी फिल्टर लगा के आप अपना पर्सोना चेंज ना करें, जो रियल है उसको रियल रखें। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि वो जो आपका जो असल चीज है ना, जिसकी तरफ मैं अब आ रहा हूँ आपके जवाब की तरफ, वो आपका इल्म है, आपका नॉलेज है, वो किताबें हैं, वो आपका स्टडी है, वो आपकी रिसर्च है, और आपने एक एक जहां आपको उस्ताद मिलता है वहां जाते हैं, सीखते हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके असातिज़ा हैं।
आपके अपनी रूट्स हैं, आपका दुनिया का जो वेस्ट का लिटरेचर है। मैं जब साइकोलॉजी पढ़ता था तो मैंने फ्राइड से लेकर दुनिया की सारे साइकोलॉजी पढ़ लिए। जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो सारा लिटरेचर नहीं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा, उर्दू भी पढ़ा, रशियन भी पढ़ा, फ्रेंच भी पढ़ा। जब तक आपके अंदर डेप्थ नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर ब्रेड्थ नहीं आएगी, तो डेप्थ एंड ब्रेड्थ सुपरफिशियल नॉलेज से आपको वो ना इज्जत ना मुकाम, वो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। जब मैं सीईओज के साथ बैठता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ, आई विल नॉट डू योर इंटरव्यू, आई विल डू योर इंटरव्यूज। तो मैं उसकी साइकोमेट्री कर रहा होता हूँ, वो इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, इंटरव्यू हो रहा होता है। उससे क्या होता है कि वो बंदे की असली चीजें जो थी ना, क्योंकि विलियम जेम्स से मैंने एक चीज सीखी थी बड़े साल पहले। ही वाज द गुरु, हार्वर्ड का वन ऑफ द फाउंडर। उसने कहा था कि मुझे 30 मिनट्स दे दो क्वेश्चनिंग के लिए किसी बंदे से, मैं उसकी पूरी पर्सनालिटी का स्केच बना के दे दूंगा। तो मैंने उससे सीखा कि यार जहाज क्वेश्चन आंसर, आप उसकी असल कोर तक चले जाते हो। जब तक कोर तक नहीं जाओगे आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते सही मानों में। उसके बाद क्या होता है कि सारी जिंदगी वो जहाज निसार को नहीं भूल सकता। क्यों? कि मैं उसकी कोर तक चले जाता हूँ, उसके सबकॉन्शियस में सीढ़ी लगा के उतर जाता हूँ, उसके दिल तक पहुंच जाता हूँ। जो नहीं कही वो भी सुनी, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, ठीक है ना। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे। जो आपने दर्द की बात की, चैलेंज की बात की, ये चैलेंज है। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी हमें आजमाती रही, हम जिंदगी को आजमाते रहे। जख्म जब भी कभी जहन और दिल पे लगा तो जिंदगी की तरफ एक नया दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, रोज चोट खाते रहे, रोज मुस्कुराते रहे, बहुत जबरदस्त। रोज गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाइयों पे मुस्कुराते रहे। मतलब मुझे जो बात मैं आपने, बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक यूं ही याद आते रहे। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। मुझे जो बात समझ आई आपके इस जवाब से कि आपका जो सब्सटेंस, आपका जो इल्म है वो बहुत मैटर करता है। आप ये ना देखें कि मेरा एक्सेंट या मैं लोग क्या सोचेंगे। मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग डरते हैं कि यार कोई ना मजाक न उड़ा रहा हो, मेरा तो स्टाइल है यार हमारे। उसकी सेल्फ स्टीम में कमी है। सेल्फ, ये जो चीज होती है ना, नॉलेज, इल्म से जो दोस्ती है, ये आपकी सेल्फ स्टीम डेवलप करती है। क्योंकि लाहौर और कराची का कल्चर फर्क है, आपने देखा होगा। इस्लामाबाद का कल्चर बिल्कुल, लेकिन फैज इकबाल गालिब तीनों में कोई फर्क नहीं है। क्या बात है सर, मैं गालिब फैज इकबाल का तालिब इल्म हूँ। मैं इनको इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, ये 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस बच्चे ने हमारी चाहे पीएचडी कर ली है, जिसने गालिब फैज इकबाल नहीं पढ़ा, उसकी शख्सियत नामुकम्मल है। वो रूट्स हैं। आप सीईओज के साथ काम कर रहे होते हैं एंड मुझे लगता है आपने पाकिस्तान के 100 प्लस और मे बी मोर देन 100 1000 प्लस सीईओज के साथ आपने काम किया और मुख्तलिफ चैलेंजेस आपने उनके अंदर भी देखे होंगे और आप उनको कोच भी करते रहे हैं। क्या आजकल के इस एरा में जो अपकमिंग सीईओज आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग सीईओज हैं, मैंने जो चैलेंज देखा, एक तो हमारे सेटिया कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वो एटीट्यूड का रवैया, वो रवैयों का इशू है वाला चैलेंज आप फेस कर रहे थे। बट आप क्या एडवाइस करेंगे उन सीईओज को जो अपकमिंग वर्ल्ड के अंदर फ्लरिश करना चाहते हैं? दुनिया, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या एडवाइस करते हैं सीईओज को किस तरह अपने आप को, अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकें मॉडर्न चैलेंजेस वर्ल्ड में? सर, नंबर 1 हार्वर्ड की रिसर्च है, सारी दुनिया की रिसर्च है। मैं डावोस जाता हूँ, 5-7 साल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। और दुनिया के ग्लोबल, जैसे लीप हुआ सऊदी अरेबिया में, बार्सिलोना में, स्पेन में, पोर्चुगल में, अभी मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मैं सब जगह में पिछले 1 साल में गया हूँ। अब यूएसए हमारा प्लान बन रहा। तो 1 क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेस, फॉर अ सक्सेसफुल सीईओ, वो क्या है? ग्लोबल थिंकिंग। क्या बोलते हैं जी? ग्लोबल थिंकिंग। जब तक आपकी ग्लोबल थिंकिंग नहीं है, जब तक आपका और लोकल प्रैक्टिस, यानी कि ग्लोकलाइजेशन मॉडल बोलते हैं इसको, ग्लोबल एंड थिंक लोकल बट थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। तो अब वो जो दूसरी जो चीज होती है जो सीईओ को ऊपर लेके जाती है, जिसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, वो है जो पहले वाले सीईओ स्ट्रांग थे, आज सीईओ जो नए आ रहे हैं ना, ये बेचारे जल्दी गिव अप कर जाते हैं। इसको मैं कहते हैं बाउंस बैक एबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये आज की सबसे बड़ी कमी है। मैं कहता हूं अगर तुमने बहुत बड़ा सीईओ बनना है, ये बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपकी बाउंस बैक, यानी कि आप वो गिर गए हो तो आप डर ना जाओ, रिजेक्शन को, फियर्स और फेलियर्स को उठा के बाहर फेंक दो। आपने उसको उठ जाना है। जितनी दफा गिरो उतनी दफा उठ जाओ। जिंदगी एट द एंड ऑफ द डे, एक सीक्रेट बता रहा हूं, सारी गेम जो है सक्सेस की और पैसे की और दौलत की, शोहरत की, ये सारी गेम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे डाइस हम खेलते थे तो 5 में से एक दफा 6 आता था, लूडो खेलते थे, तो वो इसी तरह जिंदगी भी है। 5 अटेम्प्ट्स करते हैं तो एक अटेम्प्ट कामयाब होती है। तो मैं कहता हूँ ये सीख लो, ये मॉडल
कि आपने 5 के बाद 1 आता है तो उसको रिपीट करो इस मॉडल को। आपने एक कामयाबी के लिए 5 दफा नाकामी देखी तो आपने इसको 50 नाकामियां देखी तो प्रोबेबिलिटी 5 आ गई सक्सेस की। तो अगर आपने 5 सक्सेस लेनी है तो 50 नाकामियां देखनी सीखो और वो बाउंस बैक करो। तो वो 5 के बाद अगर 5 को 50 करना चाह रहे हो तो नाकामियां 1000 कर लो। क्या बात है। हाय हाय हाय, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ये मैं बड़े बच्चों से बता रहा हूं। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है कि जिंदगी में ऑलवेज डेवलप गुड जजमेंट। सक्सेस क्या होती है जी? इज अ रिजल्ट ऑफ, लाइन सुन लीजिएगा, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ गुड judgment and good judgment is a result of experience and experience is a result of bad judgment। जिंदगी में जितनी बैड जजमेंट करते जाएंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस एनरिच होता जाएगा और एक्सपीरियंस इनलाइटन करेगा गुड जजमेंट। और सक्सेस, कामयाबी जिस चिड़िया का नाम है वो नथिंग बट गुड जजमेंट। दैट्स ऑल। हमारे सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप फेलियर भी एक बहुत बड़ा मैटर है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत से सीईओज, बहुत से इंडिविजुअल्स के लिए चैलेंज रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज यू हैव बीन सीइंग अराउंड पीपल के बहुत से लोगों का मसला ये है कि वो प्रोफेशनल अगर अच्छे होने जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ स्ट्रगल हो जाती है, कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम देते तो वो वर्क कल्चर पे हासिल नहीं कर पाते। हाउ डू यू एडवाइस दैट? मतलब कोई एडवाइस आप क्या देंगे इस पे? पहली बात तो ये कि ये ना मैं 90% जो है सीईओज दे आर पैथेटिक ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस। टोटली उसका जो सीरियस एंजाइटी है ना, बहुत बड़ा इशू है सीईओज का। क्योंकि बिकॉज दे आर लोनली, क्योंकि सीईओज आर लोनली पीपल। क्योंकि एट द टॉप यू आर लोनली, आप अपनी दिल की बात नहीं किसी से कर सकते। तो वो जो होता है ना, जो सीईओज का जो सबसे बड़ा इशू यही है। तो सक्सेस का जो मॉडल है कि वर्क लाइफ बैलेंस, सर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अक्सर कहता हूँ एक दफा पहले आप वर्क सीधा कर लें फिर बैलेंस की तरफ आइए। चीज वर्क लाइफ बैलेंस लेना पड़िएगा। एक दफा आप अपनी दफा खून पसीना एक कर लें। जब घर की, जब दफ्तर की टेबल आपका बेड बन जाता है, जब पसीना आपका खून बन जाता है, जब लोग आपको इतना खींचते हैं, रगड़ लगाते हैं, फिर जाके कहीं कंपनी बनती है। अब उस दौरान में ना, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, जब जॉब के लिए सीख माइंड वो तो हो रहा है, उनको तो एक अफीम मिली होती है, महीने का सैलरी का चेक मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ख्वाब देखते हैं, जो ख्वाब पूरा करते हैं। उन्हें रात छोटी लगती है, जो दिन उनको, और जो उन्हें ख्वाब पूरे करे उन्हें दिन छोटा लगता है। हाँ, वो नहीं होते जो हम रात को सोते में देखते हैं, ख्वाब होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की शर्त नहीं है। हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो बंदा जिम भी जाता है, काम भी करता है। पहले तो वो तो 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है। आपका 5 to 9 होना चाहिए। क्या बोला? 5 to 9 यानी कि 16 घंटे अगर आपने काम नहीं किया, आज की इस कंपटीशन दुनिया में आप नहीं आगे जा सकते। ये रेस्ट करना, आराम करना, बैलेंस करना, ये सब ख्याली बातें हैं। सर्टेन टाइम 30, 40, 50 के बाद आपको पता है, समझ आपकी एज कितनी हो गई है? 30 प्लस है। आपको पता है 30 तक आप खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, क्यूट हैं। 30 के बाद आपकी एज खत्म। उसके बाद यहाँ आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, इसका बाद कोई डेफिनेशन क्या नहीं। बात है, ऐसे ही बिल्कुल सैड आप रियलिटी। बिल्ड करें अपनी एम्पायर है, ठीक है, अपनी जात के लिए करें, आप अपने लोगों के लिए करें, उनको रोजगार प्रोवाइड करें। जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने, एक 100 बंदों को रोजगार का सबब बने, 1000 का बने। जस्ट भी हमारे एक बड़ा, आप इससे एग्री भी करेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी बात की थी कि हमने ना नस्लों में गुर्बत बांटी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि गुर्बत जहनी बहुत ज़्यादा, और हमने पूरी माशरे के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे वालदैन ने, मैं देखा बहुत अमीर मैं सीईओज़ के बच्चों से मिला, बहुत बड़े बड़े मैं इंडिविजुअल से मिल रहा होता हूँ ट्रेनिंग कोचिंग के दरमियान। दे हैव द मनी, दे हैव रिसोर्सेज, बट डिडंट नो हाउ टू यूज़ इट एंड दे स्टक। और तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम पैदा क्यों हैं इस अमीर घराने में। अच्छा, जो कोई गरीब घराने में पैदा हो तो बेचारा, द मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो गरीब घराने पैदा देखा वो गरीब ही रहे, बहुत कम लोग ऊपर अपने आप को एलिवेट कर पाते हैं। लेकिन स्पेशली जस्ट लाइक यू, लॉट ऑफ सीईओज आपने देखा होगा, उनके बच्चों से भी आप मिल रहे होते हैं, फैमिली लाइफ के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, डिनर्स कर रहे होते हैं। क्यों बहुत से इंडिविजुअल्स क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते? यार मैं एक छोटी सी बताऊं, इब्ने खल्दून एक किताब है, शेख मोहम्मद नहीं है दुबई वाले, एक किताब में लिया लास्ट टाइम एयरपोर्ट से, तो वहां उस पे लिखा हुआ था सीईओ, पीछे बैग पे लिखे कोटेशन लिखी हुई थी इब्ने खल्दून की। उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि जब टफ टाइम्स आते हैं ना, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट इजी टाइम्स, एंड इजी टाइम क्रिएट्स लेजी पीपल। ये जो एक सडन करके बता, सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया क्या है बिजनेसेस का, कॉर्पोरेट का भी आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ा अलमिया कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं है। फैमिली बिजनेसेस को ना प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस में नहीं कन्वर्ट करते, बिजनेस वेपोरेट हो जाते हैं। वो जो सेकंड थर्ड जनरेशन होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। बड़े बड़े बिजनेस इस साइड पे चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, 40 साल की रियाजत चंद महीनों में खत्म हो जाती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होती है कि यार आप अपनी सेकंड थर्ड जनरेशन की लीडरशिप डेवलपमेंट करें,
और प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेसेस को रन करें। सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। 2 चीजें हैं जो इसको दुनिया मानती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो सिस्टम थ्योरी नहीं है इधर हमारी। क्या सिस्टम 2 चीजों का नाम है। ऐसा ही है। क्या जी? गीगो। क्या बोलते हैं सिस्टम को? गीगो। क्या मतलब है गीगो का? आप बताएं इसका। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गोल्ड इन गोल्ड आउट। मैं जो करता हूँ पाकिस्तान में, क्या मैंने मॉडल यूज करता हूँ कि गार्बेज इन गोल्ड आउट। वो जो बीच में प्रोसेस है ना जी, वो है सिस्टम, वो है फिल्ट्रेशन का, वो प्रोसेस का। आपके पास तो नहीं आपको सोना चांदी मिलेगा, आपको तो गार्बेज ही मिलना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने फिनिश प्रोडक्ट निकाली, वो प्रोसेसिंग है। जैसे गंदा पानी होता है, साफ पानी। तो लोगों को आपने उनके रवैयों को, उनकी सोच को, उनकी कॉम्पिटेंस को, उनके स्किल सेट को, उनके माइंड सेट को, उनकी वैल्यू सेट को प्रोसेस ऐसे करना है ताकि वो हीरे बने, दुनिया को फतह करें। ये वो मॉडल है। आप नहीं कहां से लेके आएंगे? तो उसकी फिल्ट्रेशन सिस्टम, और सिस्टम 2 चीजों का नाम है, स्टैंडर्डाइजेशन का और प्रोसेस एफिशिएंसी का। ये 2 चीजें कमी है हर जगह। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान के अंदर मैंने नोट किया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर, कि मैंने शुरू में बड़े यूथ रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं। मेरी करियर का स्टार्ट ही ना कॉन्फ्रेंसेस से, रीज़न वाई रियली इंस्पायर्ड बाय यू, एंड मुझे आपका जो काम बड़ा पसंद आया कि आप जो कॉन्फ्रेंस से करा रहे थे वो भी वो CEO लेवल की। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कितना ही मुश्किल काम है, और ये व्हाट इज़ द बिहाइंड साइकोलॉजी। मतलब मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करी कि मैं एजाज भाई के साथ मिलूँ और जाके बैठूँ, सीखूँ कि एजाज भाई किस तरह से एक पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में CEOs को जमा कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको, और आपको क्या ये मुझे challenges आ रहे हैं? एहसन इकबाल, हमारे फेडरल मिनिस्टर ने मुझे क्वेश्चन किया था, इजाज तुम एक CEO समिट करते हो हर साल, इतना बड़ा इवेंट करते हो, 400-500 CEOs आते हैं, किसी भी इवेंट में नहीं आते क्योंकि लोग 15-10 जो स्पीकिंग स्लॉट में लोग होते हैं, बाकी सारे मैनेजर्स हैं और दूसरे लोग होते हैं। मैंने कहा सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि 4 पाकिस्तान में लोग एक सिमत में नहीं चलते। अगर चलते हैं तो उसका मतलब है 5वां कंधे पे है। यहाँ सगे 4 भाई इकट्ठे नहीं बैठते। तो आप उनको इकट्ठा करना, उनको करना, सर उसकी वजह ये होती है कि जब तक आपके पास एक बड़ी पिक्चर नहीं होगी ना, यू डू नॉट, पाकिस्तान के पास वी डू नॉट हैव द बिग पिक्चर ऑफ लाइफ। वो मिशन स्टेटमेंट की कमी है। इस मुल्क का प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारे पास जो विजन था ना, वो अब टेलीविजन खा गया है, क्या बात। और जो मिशन था वो कमीशन खा गया है। आज भी किसके पास जो कायद इकबाल का ख्वाब है पाकिस्तान, ये कहीं खो गया है। कहीं विजन मिशन की बजाय टेलीविजन और कमीशन से चल रहा है। तो मैं कहता हूं, और एक अलमी और है इस मुल्क का, जो मैं इसके ऊपर एक पूरी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतनी बुक्स और सारा कॉन्सेप्ट जो लेके आया, जो विजन था इसके पूरा पीछे स्टडी थी मेरी, वो ये था कि इस मुल्क का अलमिया क्या है कि 2 गरीब मिलकर 8 गरीब पैदा कर रहे हैं। इस मुल्क का मसला गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जो आपने बोला है। 2 गरीब मिलकर क्या करते हैं? और पैदा कर रहे हो। 8 गरीब पैदा करते हैं। और मेरा जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं 2 एंटरप्रेन्योर डेवलप करूं, जो कि 4 एंटरप्रेन्योर बनाए मजीद, ऐसा ही, उनके जो बच्चे हों, और वो 800 जॉब्स क्रिएट करें। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये है इसका मुल्क का, ये गुर्बत का। और गुर्बत के ऊपर मैं जुमला बोलूं, कल रात को मैं फंक्शन पे था, शादी पे, एक बड़े सूटेड बूटेड आदमी, पढ़े लिखे थे, उन्होंने ना क्या किया, उनके हाथ में ना प्लेट आ गई, और उन्होंने चम्मच पकड़ के ना जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी ना, उस चावलों में से और सालन में से बोटियां डाल के इकट्ठी प्लेट भर ली फुल। पीछे वालों को नहीं ख्याल किया, उन्होंने कहा जी शायद मैं ही हूँ खाने के लिए, और मैं इसको भर लूं। अच्छा, वो भर के चले गए फुल, अपनी कैपेसिटी ज्यादा। मैंने फोटोग्राफर को बुलाया कि यार इसकी छोटी सी वीडियो बनाओ। कहते जहाँ साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा आपने ना वेस्ट नहीं करना, अगर खाना है ना तो जाया ना कीजिए, मुझे डर लगेगा, मैं आपकी इजाजत से ना बुरा नहीं मानने का। मैंने कहा जी, कहता है चलो वीडियो मैं नहीं बनाता। मैंने कहा मैं जुमला इजाजत दूं, अगर देते हैं तो मैं बोल दूं, बोले। मैंने कहा जैसे गुर्बत है ना, इस खत्ते में गुर्बत है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम ये है कि ये सदियों की भूख है, एक प्लेट से नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, ये सदियों की वो केक से नहीं जाएगा। सर चेहरे पे मट्टी लगी और आईने साफ कर रहे हैं। क्या बोला? चेहरे पे मट्टी लगी और आप आईने साफ करें, बहुत प्यारी बात। सोते को जगाना आसान है, जागते को जगाना मुश्किल है। हाँ जाज भाई, बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैं समझता हूँ कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, और आप एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। मैं समझता हूँ नेटवर्किंग की दुनिया में और कॉन्फ्रेंस की दुनिया में, मैं समझता हूँ देयर सो मच टू लर्न, एंड एवरी टाइम आई मीट आई थिंक आई गेट सो मच विजडम टू टेक ऑन। एंड मैं समझता हूँ, आई लव दिस फ्रेज बाय हज़रत अली, वो कहते थे इल्म को अहले इल्म से सीखो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब आप हो इन हाउस तो मैं आपकी गुफ्तगू से लर्न कर सकूँ।